गुड इवनिंग बच्चों। जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है उसमें जो 12वां टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और बाद के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी रह गए थे। अभी इस बीच 2-3 दिन से हम कोई सोल्यूशन या वीडियो नहीं बना पाए लेकिन अब उसको बचा हुआ जो है 25 क्वेश्चन उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्लेनेट की सरफेस से जो इसके वेलोसिटी एक हैवी बॉडी के लिए होगी वही इसके वेलोसिटी हल्की बॉडी के लिए भी होगी। मतलब हैवी मास के लिए जो इसके वेलोसिटी होगी वही इसके वेलोसिटी हल्की बॉडी के लिए भी होगी। और नीचे लिखा हुआ है रीजन में इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसके वेलोसिटी जो होती है वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है और ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करती बल्कि प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। और इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसको आप देखें तो आपको उससे भी मालूम पड़ जाएगा। ये फार्मूला होता है 2g/me/r। तो किस पे डिपेंड कर रही है? प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है और ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट भारी हो तो भी वही इसके वेलोसिटी का फार्मूला लगेगा और ऑब्जेक्ट चीटी जैसे हल्का ऑब्जेक्ट हो तो भी वही फार्मूला लगेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है असर्शन को। फर्स्ट होगा क्वेश्चन। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वर्क डन पर मोल इन आइसोथर्मल चेंज इज। वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डीवी और पी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जगह पर हम एन आर टी अपॉन वी लेकर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन वी डी वी। ठीक है ना। एन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, पर मोल है ना, तो एन इज इक्वल टू 1 रख लेंगे। आर टी कॉमन ले लेंगे कांस्टेंट होने की वजह से और 1 अपॉन वी डी वी। 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी, सभी लोग आप लोग जानते हैं, और लिमिट हम लगा देंगे इनिशियल से फाइनल तक की। तो ये आ जाएगा आर टी, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग वी टू और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो लॉग वी वन आ जाएगा। इस प्रकार से आर टी लॉग ए माइनस लॉग बी यानी कि लॉग v2 बाई v1। ठीक है ना। आप जानते हैं ना लॉग a माइनस लॉग b बराबर होता है लॉग a अपॉन b। तो लॉग v2 माइनस लॉग v1 इज इक्वल टू लॉग v2 बाई v1। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है और आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। An ideal monoatomic gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 times of its present volume. The increase in temperature हमको फाइंड करना है और प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन हमको यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी हम ये कह सकते हैं कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। आइडियल गैस के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट 1 प्लस 2 बाई एफ यानी कि 1 प्लस 2 बाई 3 यानी कि 5 बाई 3। तो पहले आपका टेम्परेचर था 300 केल्विन और वॉल्यूम मान लीजिए V था, तो V की पावर 5/2, गामा की वैल्यू है 5/3 माइनस 1
इज इक्वल टू T2 हम फाइंड करेंगे, और ये 8/27 टाइम्स V की पावर गामा -1 यानी कि 5/3 -1, सो दिस बिकम 300। V की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2, और 8/27 की पावर 2/3 और V की पावर भी 2/3, तो V की पावर 2/3 से V की पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू T2। पहले क्यूब रूट ले लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और क्यूब रूट के बाद स्क्वायर कर देना चाहिए। ऐसे पावर जब भी हो तो पहले नीचे वाली पावर सॉल्व करनी चाहिए और फिर ऊपर वाली पावर सॉल्व करनी चाहिए, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे तो पहले ऊपर वाली कर लो और बाद में नीचे वाली कर लो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये ज़्यादा आसान रहता है कि पावर अगर 2/3 है तो पहले बाई 3 को हम इंक्लूड करें और बाद में स्क्वायर करें। 300 और T2, ये आ गया आपका 4/9। इसलिए जो बाद वाला टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर जो होगा, वो 300 इंटू 9/4, तो 75 इंटू 9 आ जाएगा। 9 5 जब 45 की 5 कैरी 2 कैरी 4 आ जाएगा, 963 और 4 67 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1, तो ये 675 माइनस 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा 375 केल्विन। और चेंज इन केल्विन स्केल विल बी इक्वल टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल, यानी कि अगर केल्विन में 375 केल्विन का इंक्रीज हुआ है तो सेल्सियस में भी ये चेंज वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि केल्विन में चेंज वैल्यू और डिग्री सेल्सियस में चेंज वैल्यू सेम रहती है। ठीक है। For adiabatic process, relation between V and T is given by V और T में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपको अच्छी तरह मालूम होगा। अभी भी हम लोगों ने इसी सवाल लगाया था, TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीन चीजें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इन दोनों के बीच संबंध PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इन दोनों में संबंध TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और P और T में क्या संबंध होता है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबैटिक रिलेशन लिखना था, तो आपका फार्मूला आंसर होगा फर्स्ट। There is an straight line parallel to volume axis, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल PV ग्राफ है। तो अगर ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस, यानी कि ये हुआ आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी में एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ m V/RMS का स्क्वायर, तो हाफ m और V/RMS का स्क्वायर होता है 3 kT/m, जहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूल का मास से मास कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2 kT, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल प्रेशर में चेंज किया गया है। और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में टेम्परेचर की प्रोपोर्शनलिटी होती है, प्रेशर की प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, अनचेंज, नो चेंज होगा।
A vessel contain 1 mole of oxygen at temperature T और प्रेशर P है, और आइडेंटिकल वेसल में 1 मोल हीलियम अगर ले लिया जाए जिसका मोलर मास 4 होता है और टेम्परेचर 2T किया जाए तो नया प्रेशर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो पहले प्रेशर P1 और वही और वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1RT, 1 मोल लिया गया है ना। और अगले एक्सपेरिमेंट में उसी वेसल में एक ही मोल को टेम्परेचर 2T किया गया। देखिए वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि कंटेनर सेम है और दोनों बार नंबर ऑफ मोल्स 1 ही 1 है, और पहले टेम्परेचर T था और बाद में टेम्परेचर बढ़ाकर 2T कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जो नया प्रेशर होगा वो ट्वाइस होगा पुराने प्रेशर के। P2 विल बी इक्वल टू 2P, पहले P था तो बाद में ये डबल हो जाएगा। वैसे भी आप ये सवाल ऐसे भी लगा सकते थे कि आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा वॉल्यूम फिक्स है इसलिए P जो होगा वो N और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और N भी दोनों बार 1 है, यानी कि जब ऑक्सीजन ली गई तब भी एक ही मोल लिया गया और जब हीलियम लिया गया तब भी एक ही मोल लिया गया। यानी कि जब मोल बराबर है तो मॉलिक्यूलर मतलब मोलर मास का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों बार मोल तो एक लिए गए हैं। तो N का मान दोनों बार 1 ही रखना है, तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इसलिए तुम कह सकते हो कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और T1 T लिया गया है और T2 उसका डबल लिया गया है, तो ये रिजल्ट 1/2 आया। और इसलिए आप कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 2P1। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल, सभी लोगों ने इसको कर ही लिया होगा। Certain amount of ideal monoatomic gas needed 200 joule of heat to raise the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं कि उतनी ही गैस को उतना ही राइज इन टेम्परेचर करें लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो कितना हीट देना पड़ेगा। तो पहले केस में जो Q होगा वो NCP डेल्टा T होगा, और दूसरे केस में NCV डेल्टा T होगा। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू CP बाई CV आ रहा है। तो Q1 200 है, Q2 हमको फाइंड करना है, और CP बाई CV इज इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1+2/F, F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 1+2/3 यानी कि 5/3 हुआ। तो 200 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 5/3, इसलिए हम लोग कहेंगे कि Q2 इज इक्वल टू 200 इंटू 3 अपॉन 5, तो ये हो गया 40 इंटू 3 यानी कि 120 जूल में दिया था, तो 120 भी जूल में आएगा। ठीक है ना। तो ये सवाल भी एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें CP अपॉन CV का सिंपल सा इस्तेमाल किया गया है। सम ऑफ नंबर ऑफ 3 डिजिट दी गई हैं 436.32, दूसरा डिजिट है 227.2, और तीसरा डिजिट है 0.301। इनको हमें ऐड करके फाइनल आंसर को एडिशन के रूल के हिसाब से लिखना है। एडिशन का रूल ये होता है कि जोड़ दीजिए पहले और
जिन चीज़ों को जोड़ा गया उनमें मिनिमम डेसिमल नंबर को आधार बनाकर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 2 और ये 8, फिर पॉइंट, फिर 3, 6 और ये 6। अब देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर हैं, जबकि हमें सिर्फ 1 डेसिमल नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर हैं, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर है। तो सबसे कम डेसिमल नंबर 1 है, तो हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा जिसके नीचे हमने डॉट लगाया। तो इसका अगला नंबर जो है वो लेस देन 5 है, इसलिए वापस आएंगे और इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो 8 ही रहेगा और बाकी सब जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। तो आपका ये एडिशन सही है, पर रूल के हिसाब से हमको इतने तक ही आंसर करना पड़ेगा। तो ये आपका 663.8 ये नहीं 663.8 ये होगा, जबकि सारे आंसर ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है और ये गलत लग रहा है, जबकि ये गलत, ये भी गलत और ये सही माना जाएगा। मिनिमम डेसिमल नंबर को आधार बनाया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एक कार पहले एक्सिलरेट करती है रेस्ट से और एक्सिलरेशन अल्फा है, उसके बाद वो रिटार्ड करने लगती है रिटार्डेशन बीटा से और फाइनली वो रुक जाती है। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पर होगी जहां पर एक्सेलरेशन खत्म हुआ है और रिटार्डेशन शुरू हुआ है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें और इसको हम पॉइंट सी मान लें। इस टाइम को t1 और टाइम t2 मान लें, जबकि टोटल जर्नी का टाइम t क्वेश्चन में दिया गया है और हमें t के फॉर्म में आंसर लिखना होगा। तो पहली इक्वेशन हम a से लेके अगर b तक बना लें तो v0 इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t1 0 प्लस अल्फा t1 यानी अल्फा t1, इसलिए t1 को हम लिख सकते हैं v0 बाई अल्फा। हमें v0 ही फाइंड करना है। आगे हम लोग b से लेके c तक फिर से इक्वेशन बना लें, v इज इक्वल टू v0 माइनस बीटा t2, फाइनल वेलोसिटी 0, v0 हमें सॉल्व करना है बीटा t2। सो हम कह सकते हैं कि बीटा t2 इज इक्वल टू v0, इसलिए t2 इज इक्वल टू v0 अपॉन बीटा। t1 और t2 को डिफाइन करने के बाद हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, जोड़ इसलिए दें क्योंकि दोनों का सम t है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। v0 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी t है। v0 अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि v0 इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को टेस्ट वगैरह में देखा होगा और हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें तमाम सारी चीज़ें निकलवा ली जाती हैं। v0 की वैल्यू टोटल टाइम ऑफ जर्नी के फॉर्म में और v0 की वैल्यू टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी के फॉर्म में, उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इस प्रकार के क्वेश्चन इस आर्टिकल से बनते हैं। यहाँ पर एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है और पहले वॉल्यूम को कम किया गया और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ाया गया
और फिर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को बढ़ाया गया। तो इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी होता है। इंटीग्रेशन पी डी का मतलब हुआ एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, और एरिया लिखते वक्त साइन का ध्यान रखा जाता है। अगर वॉल्यूम घट रहा है यानी कि वर्क डन बाय गैस निगेटिव है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम वर्क डन लिखने जा रहे हैं। तो वर्क डन लिखने के लिए ए से लेके बी तक का वर्क डन, और फिर बी से लेके सी तक कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और सी से लेके डी तक पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये वर्क डन देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है वी नॉट और चौड़ाई है पी नॉट। माइनस में लिखा जाएगा वी नॉट पी नॉट। फिर बी से लेके सी तक कोई वर्क नहीं हुआ, उसको हमने लिखा भी नहीं वहाँ पे। फिर सी से लेके डी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो लंबाई और ये रही चौड़ाई, तो लंबाई है 2v0 और जो चौड़ाई है वो 2p0 है, यानी कि माइनस v0 p0 प्लस 4v0 p0। इस तरीके से ये 3v0 p0 या 3p0 v0 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये है ए से बी से सी से डी तक का वर्क डन बाय द गैस। क्वेश्चन ठीक है, गलती अगर हो सकती है तो यहाँ पे हो सकती है। कोई स्टूडेंट हो सकता है इस एरिया को भी पॉजिटिव लिख दे, और ये जो एरिया है इसको भी, हाँ, इस एरिया को पॉजिटिव लिख दे और इस एरिया को भी पॉजिटिव लिख दे। ये गलती मानी जाएगी क्योंकि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा और इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस निगेटिव होगा, जबकि इस प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रहता है तो वर्क डन माना नहीं जाता। पीवी ग्राफ बना हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस है, और F से लेके I तक आने में हमें हीट की वैल्यू फाइंड करनी है। साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा तो जो हीट एक्सचेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का रूल है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आप देखें कि IAF में हीट दी गई है 80 और F से लेके I तक की हीट हमको कैलकुलेट करनी है, इसको हमने Q मान लिया, और I से लेके F तक वर्क डन हुआ है IAF का वर्क डन 60 जूल है, और इस F से लेके I तक का वर्क डन -30 जूल दिया हुआ है। तो 80 प्लस Q इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। 80 प्लस Q, इसलिए Q इज इक्वल टू 80 माइनस 30, सो Q इज इक्वल टू -50 जू कैलोरी। -50 कैलोरी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, है तो आसान लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 38 को आप अपने पेपर से हटा दीजिए। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप पेपर से हटा दीजिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें जिस प्रकार के ऑप्शन मैच कराने हैं वो अच्छी तरह मैच नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपने पेपर से काट दीजिए। इसको रिवाइज मत कीजिएगा, ये कोई भी सही मैचिंग नहीं जा पा रही है। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें एक अर्थ प्लैनेट है जो सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, ये सन है। तो जब अर्थ ए से लेके बी तक आएगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और जब बी से लेके सी ए तक वापस जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और ए पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ग्राफ कौन सा होना चाहिए? टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ देखें तो पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, ए से लेके बी तक बढ़ेगी, और जब बी से ए तक अर्थ वापस जाएगी तो वेलोसिटी जिस तरीके से बढ़ी थी उसी तरीके से कम होगी। ये कंप्लीट साइकिल हो गया ए से लेके ए तक। फिर जब वो ए से बी तक जाएगी तो फिर से वही होगा, बी तक आते आते वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बी से ए तक वापस आते आते ये फिर से कम होने लगेगी। तो अगर एक साइकिल का ग्राफ दिखाया जाए तो ग्राफ सिर्फ इतना होना चाहिए और ग्राफ में ये पार्ट नहीं होना चाहिए। तो आप इसको और बड़ा करके ये ग्राफ अगर बना लेंगे और केवल एक साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस पार्ट को हटा देंगे। ये देखिए, तो ये पूरा ए से लेके ए तक एक साइकिल का सिंबॉलिकली शो किया गया है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से बढ़ेगी और किस तरीके से घटेगी। इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन में पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट को या तो काट दीजिए या इस ऑप्शन को बदल कर आप ऐसा कर लीजिए तो भी सही है। यहाँ पर क्या गड़बड़ी है? यहाँ पर ये कमी है कि काइनेटिक एनर्जी को जीरो भी शो किया गया है, जबकि अर्थ जब सन के आसपास घूमती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, बढ़ती है, पर कभी जीरो वैल्यू अटेन नहीं करती है। क्या हम सैटेलाइट के अंदर कन्वेक्शन मेथड से ऑयल को एग को उबाल सकते हैं? तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो हॉट और कोल्ड का महत्व तो नहीं होगा। मान लीजिए कि ये बर्नर है, इससे हम पानी को हीट कर रहे हैं तो नीचे का पानी गर्म हो जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर का पानी ठंडा ही बना रहेगा और वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि गर्म हल्का होकर ऊपर जाता है जब जी होता है, और जो ठंडा पानी है वो भारी होने की वजह से नीचे आता है। वेट ज़्यादा होता है तो वो नीचे आता है। इस प्रकार से कन्वेक्शन साइकिल बन जाता है। हॉट वाटर ऊपर जाता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से कन्वेक्शन साइकिल बनता है, और कन्वेक्शन साइकिल जब बनता है, ये देखिए, ये गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरीके से कुछ ही मिनटों में पूरा पानी गर्म हो जाता है, और ऐसे में एग जो ऊपर तैरता हुआ रहता है, एग जो ऊपर तैरता है वो बॉयल हो जाता है। ये देखिए, कि कन्वेक्शन से बॉइलिंग संभव नहीं है, क्योंकि अगर जी जीरो होगा तो ये कन्वेक्शन साइकिल नहीं बनेगा, ये प्रोसेस ही नहीं होगा। यानी कि बर्नर नीचे के पानी को गर्म तो कर देगा, लेकिन ये गर्म पानी ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर का पानी जो ठंडा है वो नीचे नहीं आएगा, जिससे जो एग होगा वो हमेशा ठंडे पानी में ही तैरता रहेगा और कन्वेक्शन से बॉयल नहीं किया जा सकता। हाँ, सेटेलाइट के अंदर आप अंडे को डायरेक्ट रेडिएशन मेथड से गर्म कर सकते हैं। जैसे बर्नर को आप अंडे के बहुत पास ले जाइए तो रेडिएशन मेथड से वो गर्म हो जाएगा।
लेकिन कन्वेक्शन मेथड से गर्म नहीं होगा। यहाँ पर हीट का फ्लो पूछा गया है कि अगर दो प्लेटों को इस प्रकार से रखा जाए तो हीट फ्लो होती है 20 कैलोरी 4 मिनट में। 20 कैलोरी 4 मिनट में, तो अगर दोनों प्लेटों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उतनी ही हीट कितनी देर में फ्लो होकर पार निकल जाएगी। तो आप ये जानते हैं कि जो Q होता है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस, प्लेटों का रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, जबकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक के ऊपर एक रखा है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम मेंटेन है, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 100, यहाँ भी 100। तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 और R2 बाई R1 होगा। तो ये दोनों क्योंकि सिमिलर कर देंगे, हाँ ये भी 20 है, ये भी 20 है। T1 4 मिनट है, T2 हमको निकालना है। R2 पैरेललिटी वाला फॉर्मूला R/2 और R1 सीरीज वाला फॉर्मूला यानी कि 2R होगा। इस प्रकार से R कैंसिल होने पर इधर 1 रहेगा और इधर 4 अपॉन 4 T2 आ जाएगा। 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा और T2 इज इक्वल टू 1 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट आ जाएगा। ये आसान सवाल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी पता होगी तो कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा कि A θ1 या θ2 माइनस θ1 T बाई लेंथ। तो उन लोगों ने भी कर लिया होगा, पर उनको थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि एरिया को उन्हें पहले A और बाद में 2A लेना पड़ेगा और लेंथ को पहले 2L और बाद में L लेना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, तो बेहतर ये हो गया, ये लिखा हुआ है L बाई KA, तो Q2 माइनस Q1, फिर T ऊपर है और नीचे L बाई KA है, और L अपॉन KA क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये हो गया θ2 माइनस θ1 T अपॉन सिस्टम का रेजिस्टेंस। हीट के रास्ते में प्लेटें रुकावट डालती हैं, जिसे हम लोग प्लेटों का थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे जो कुछ लोगों ने किया होगा तो उनका आंसर भी सही आया होगा, क्योंकि वही आ गया, देखिए प्रोपोर्शनल टू T अपॉन रेजिस्टेंस। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा मेथड बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, और गलती के चांस भी ज़्यादा हैं, और ये मेथड छोटा भी है और गलती के चांस भी कम है। हीट एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कभी भी ऑर्डर्ड मोशन नहीं करते हैं, वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, और टेम्परेचर की वजह से वो रैंडम मोशन होता है, और टेम्परेचर की वजह से जो मोशन होता है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये एक ऑर्बिट है, सैटेलाइट की ऑर्बिट है, और फिर बाद में इसकी रेडियस को RA से बढ़ाकर, ये देखिए ये RB है, और बड़ा कर दें,
ये देखिए, ये जो रेडियस है वो आर बी है, और यहाँ पर जब सैटेलाइट है तो उसकी वेलोसिटी को v बोला गया है, और ये रेडियस आर ए है। अब क्या किया गया कि इस आर ए को बढ़ाकर 1.2 आर ए कर दिया, मतलब यहाँ पर ए डैश, और ये देखिए ये जो नई ऑर्बिट इन्होंने बना दी, इसका रेडियस जो है वो 1.2 आर ए है। हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है वो आर ए से बढ़कर 1.2 आर ए हो गया। तो इस जगह पर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ आर ए, आर बी एंड वी। बड़ा अजीब सा सवाल है, और क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस बढ़ाया गया है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, तो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करेगा, यानी कि J एट A इज इक्वल टू J एट B, तो M V A R A इज इक्वल टू M V B R B, तो M से M हमने कैंसिल कर लिया। इस तरीके से V A इज इक्वल टू V B R B अपॉन आर ए, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली है, रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। और क्योंकि वी बी को वी बोला गया है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वी आर बी अपॉन आर ए। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक अच्छा क्वेश्चन तो है और थोड़ा अजीब भी है, और ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है इसको गलत किया हो। अब मुझे इस जगह पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसे हम लोग वी ए डैश कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को हमने ए डैश बोला है। तो अब आप मुझे पहले ये बताइए कि वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ए, ठीक है ना। और वी ए डैश कितना होगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ए की जगह पर 1.2 आर ए। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है, और हम लिख सकते हैं वी ए डैश अपॉन वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए अपॉन 1.2 आर ए। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1.2 के बराबर आ गया। वी ए डैश हमको फाइंड करना था, जो कि कितना होगा, वी ए उधर चला लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, और फिर वी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो आपने निकाला है इसको आप यहाँ पर आकर पुट कर दीजिए, यहाँ पर आकर पुट कर दिया जाए। तो इसको हम देखिए पुट करने जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, वी आर बी अपॉन आर ए, और नीचे अंडर रूट के अंदर 1.2। तो ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों का हो सकता है गलत हो गया हो, या अगर पहले से देखा हुआ रहा होगा तो सही भी हो गया होगा, लेकिन अगर पहले से नहीं देखा रहा होगा तो गलत होने के चांस मुझे ऐसा लगता है कि है। हाँ, इसको हम और थोड़ा किनारे लिख दे रहे हैं, तो वी ए की जगह पर वी आर बी अपॉन आर ए, और नीचे अंडर रूट 1.2, जो कि ये लिखा हुआ है वो नीचे देखिए लिखा हुआ है। तो हमने वी ए को यहाँ से रिप्लेस करके बना दिया रिजल्ट। तो हमारा ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वी आर बी अपॉन आर ए और अंडर रूट के अंदर 1.2। तो ये सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी दोबारा देखने को मिलता है तो इसको जरूर सॉल्व करिएगा। असर्शन है, स्टार ट्विंकल्स वाइल प्लैनेट्स डू नॉट।
जो सितारे होते हैं वो चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो नहीं चमकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए तो स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि स्टार और हमारी अर्थ के बीच जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, जिसकी वजह से वो हमें उनकी चमक कभी ज़्यादा कभी कम होती हुई दिखती है, क्योंकि कभी ज़्यादा लाइट आ जाती है और कभी कम लाइट आ जाती है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो लाइट कम आ पाती है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है जब, तो लाइट ज़्यादा आने लगती है। तो इसलिए सितारे हमको घड़ी घड़ी ज़्यादा कम चमक के नज़र आते हैं, जबकि क्योंकि हम खुद प्लेनेट पर हैं तो प्लेनेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि प्लेनेट की अपनी खुद की रोशनी भी नहीं है, स्टार की अपनी खुद की रोशनी है। स्टार से प्लेनेट पे लाइट आती है। स्टार बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट उनसे निकलती है, और प्लेनेट बहुत छोटे होते हैं और उनकी अपनी खुद की लाइट भी नहीं होती है, इसलिए वो हमको चमकते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्लेनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि स्टार बहुत बड़े हैं और प्लेनेट बहुत छोटे हैं उनकी तुलना में। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। एक्सप्लेनेशन तब होता है जब डिपेंड करे कोई चीज़ एक्सप्लेन कैसे होती है, वो कहा जाए तो कहते हैं एक्सप्लेन हो रहा है। एक रॉड और एक पॉइंट मास के बीच लगने वाला फोर्स, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली याद होगा, और वो फॉर्मूला होता है जी बड़ी बॉडी रॉड और छोटा पॉइंट मास अपॉन लोअर डिस्टेंस एंड अपर डिस्टेंस। इसको डिराइव भी किया जा सकता है। आइए, ये फॉर्मूला तो ज़्यादातर लोगों को डायरेक्टली याद होगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाने के लिए दोनों पॉइंट मासेस होने चाहिए। तो ये बड़ा मास होने की वजह से हम इस पर एक छोटा मास dm मानेंगे, जिसकी मोटाई को हम dr मान सकते हैं, और यहाँ से दूरी को हम r मान लें। और अब हम न्यूटन का नियम लगा सकते हैं। पहले स्मॉल फोर्स लिखिए, तो g स्मॉल मास dm, दूसरा मास m अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। तो g स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। स्मॉल मास लिखना जानते हैं, स्मॉल मास बराबर होगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। तो इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, और r को हमने अंदर छोड़ दिया, क्योंकि ये जो r है वो वेरिएबल है, लोअर r और अपर r। तो ये सॉल्व हो गया, देखिए। So this become f is equal to g capital M small m by l, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर लोअर लिमिट और अपर लिमिट l प्लस एक्स। मिनिमम दूरी, इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी x और मैक्सिमम दूरी x प्लस l या l प्लस एक्स, एक ही बात है। तो ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, और 1 अपॉन लोअर लिमिट रख लिया और 1 अपॉन अपर लिमिट रख लिया हम लोगों ने। क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो दो तरीके हैं, या तो माइनस साइन को बाहर निकालिए और पहले अपर लिमिट जैसा रखा जाता है और फिर लोअर लिमिट, या अगर आपको माइनस साइन बाहर नहीं निकालना है
क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप माइनस साइन अगर लगा हुआ है तो पहले लोअर लिमिट रख लीजिए और फिर अपर लिमिट रख लीजिए। थोड़ा टाइम बचेगा और कोई बात नहीं है। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल, और यहाँ पर एक्स और एल प्लस एक्स, और फिर एल प्लस एक्स माइनस एक्स। तो देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, और जब एक्स से एक्स आप काटेंगे तो फिर एल से एल भी कट जाएगा, लेकिन एक्स से एक्स कटने के बाद, क्योंकि तब बचेगा जी कैपिटल एम रॉड का मास और स्मॉल एम पॉइंट मास अपॉन एल, और ऊपर एल और नीचे एक्स और एल प्लस एक्स दोनों। तो ये एल से एल भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स और एल प्लस एक्स। इस तरीके से आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों को डायरेक्टली याद होना भी चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ तब है जब एक ऑब्जेक्ट रॉड हो और एक पॉइंट मास हो। एक बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्योर रोलिंग में आप लोगों को शायद पता हो कि प्योर रोलिंग में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, कांटेक्ट पॉइंट जिसको हम लोग पॉइंट ए के नाम से जानते हैं, ये देखिए पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी नीचे वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर होती है। नीचे अगर अर्थ है, मतलब नीचे वाला प्लेटफॉर्म अगर रुका हुआ है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, और अगर नीचे वाला प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v के बराबर होगी। अब आ जाइए हम इस रोलिंग बॉडी को थोड़ा अलग करके देखें, हाँ अलग अलग बना के देखें। तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v है और इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होती हैं, ऐसे घूम रहा है ना, तो एक होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो पीछे की तरफ होगी, और एक होगी cm की वेलोसिटी जो आगे की तरफ होगी। cm की वेलोसिटी इस सवाल में v1 दी गई है, ठीक है ना। ये देखिए cm की वेलोसिटी v1 दी गई है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी जो होगी वो vcm माइनस v टेंजेंशियल होगी। पॉइंट ए की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए प्योर रोलिंग में। सबसे निचले बिंदु की वेलोसिटी कॉन्टेक्ट सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर प्लेटफॉर्म रुका होता तो ए की वेलोसिटी हम 0 लिखते, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से चल रहा है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी को हम v लिखना ही पड़ेगा। vcm v1 दिया है और vt क्या होता है बताइए, r ओमेगा होता है। vcm v1 दिया है और जो vt होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी वो r ओमेगा के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा v1 माइनस v एक तरफ ले जाएं और r ओमेगा को एक तरफ ले जाएं तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा। आंसर तो ये भी सही है, आंसर ये क्वेश्चन भी सही है, ये आंसर भी सही है, और हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमको v1 और v एक तरफ ले जाना और r ओमेगा को एक तरफ ले जाना है। अर्थ की सरफेस से nr हाइट पर ले जाने पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है। ये हाइट h है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी u1, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी u2। तो आपको डेल्टा u पता होगा जो कि u2 माइनस u1, जिसका बना बनाया फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE के बराबर होगा। तो mg के साथ में h की वैल्यू nr अपॉन 1 प्लस
एन आर बाई आर करेंगे तो ये आर कट जाएगा, ऊपर n और नीचे 1 प्लस n, है ना, और साथ में mgr। तो ये एक आसान सवाल है, लेकिन ये फॉर्मूला पता होगा, सभी ने कर लिया होगा। अगर ये फॉर्मूला भूला हुआ रहेगा तो फिर इतना टाइम नहीं रहता कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, क्योंकि U2 को आप लिखेंगे माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच, और U1 को आप लिखेंगे माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई। फिर कॉमन लेंगे, जी एम ई को स्मॉल जी आर ई स्क्वायर के बराबर लिखेंगे, नीचे से आर ई कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से रिजल्ट बन जाएगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। एक डिस्क है जो कि प्योर रोलिंग कर रही है, पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, ये VCM है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो अबाउट पॉइंट ए जे कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखिए रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम और ये ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे डी क्या है, VCM वाली लाइन पर ओ से डाला गया परपेंडिकुलर ये डी है, जो कि वो आर के बराबर आपको दिख रहा होगा। ICM हाफ एम आर स्क्वायर और एम VCM बराबर आर ओमेगा रहता है, क्योंकि फॉर प्योर रोलिंग के लिए VCM बराबर VT होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर होता है, जो कि आर ओमेगा होती है। ये नियम सिर्फ प्योर रोलिंग पर लागू होता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में ये और ये बराबर नहीं होते, बैकवर्ड स्लिपिंग में भी ये और ये बराबर नहीं होते, ये दोनों सिर्फ प्योर रोलिंग में ही बराबर होते हैं। और डी की वैल्यू आर है, तो आप कह सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, और आप कह सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर और 1 एम आर स्क्वायर ओमेगा जुड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये क्वेश्चन उन बच्चों ने जरूर कर लिया होगा जिनको ये रूल पता है। किसी भी रोलिंग करती हुई बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलास्टिक फोर्सेस, इलास्टिक मतलब स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और अपथ्रस्ट, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेवर जीरो, ये एक गलत बात है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से घुमाकर फिर से पॉइंट ए पर लेके जाएंगे तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, नेवर जीरो लिखा है जबकि ऑलवेज जीरो होता है राउंड ट्रिप में, और ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सॉरी, ऊपर वाला स्टेटमेंट 1 सही है और नीचे वाला स्टेटमेंट 2 गलत है। 3 ब्लॉक हैं
और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, टेंशन भी लिखा हुआ है, पुलिंग फोर्स के बारे में पता करना है, तो आप M1, M2, M3 को कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे तो आपको पुलिंग फोर्स तुरंत मालूम पड़ जाएगा। कंबाइंड सिस्टम मानकर ही सवाल को सॉल्व करिए, क्योंकि हमसे पुलिंग फोर्स पूछा गया है। तो अब तीनों को जब कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, ये देखिए हमने कंबाइंड सिस्टम मानने से फ़ायदा ये होगा कि T1 और T2 आपको नहीं लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप एक एक ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि एक एक ब्लॉक को सिस्टम मानने पर आपको T1, T2 भी बनाना पड़ेगा। T1 या T2 अगर इसको सिस्टम मानेंगे तो F और T1 बनाना पड़ेगा, इसको सिस्टम मानेंगे तो T1, T2 बनाना पड़ेगा, इसको सिस्टम मानेंगे तो T2 बनाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तीनों को कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, तो T1 और T2 इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे जो डायग्राम में शो नहीं किए जाएंगे, और जब डायग्राम में शो नहीं किए जाएंगे तो इक्वेशन में भी शामिल नहीं होंगे और आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। 538 और 210 किलोग्राम टोटल मास है और एक्सीलरेशन 1 है। तो ये देखिए एक लाइन का सवाल था ये। T1 और T2 कंफ्यूज करने के लिए सवाल में हमने दे दिए हैं कि आप उलझ जाएं और 2 kg वाले को सॉल्व करने लगें तो T1 बनाना पड़ेगा, 3 kg वाले को सॉल्व करेंगे तो T1 और T2 दोनों बनाना पड़ेगा, 5 kg वाले को सॉल्व करेंगे तो T2 बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए हैं और ये आपको जो पेपर नंबर 12 के 26 से लेकर 50 क्वेश्चन हमने बताया उसको बनाने में लेट इसलिए होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा कहीं बाहर गए थे तो सर्दी वगैरह ज़्यादा लग गई, तो उसकी वजह से बुखार वगैरह भी आ गया, ज़्यादा ही कुछ हो गया, तो इधर 2 दिन से क्लास भी नहीं ले पाए हैं। अब कल से 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए हैं, कल से क्लास शुरू करेंगे और जो कोई पेंडिंग पेपर आपका एक और रिसेंटली जो लास्ट वाला हुआ था उसको भी जल्दी से जल्दी अभी बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने धीमे बताया आज क्योंकि तबीयत सही नहीं हो पाई है, दवा खा रहे हैं, उम्मीद है शाम तक सही हो जाएगी। कल से तो क्लास लेनी ही है और जो 2 दिन का लॉस हुआ है उसको भी रिकवर करना है और थोड़ा ये जो लेट हुआ है इसको भी रिकवर करना है। तो आप लोग भी थोड़ा तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि सर्दी वर्दी लग जाती है, पता चलता नहीं है उस समय, और जब वो लग जाती है तब बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ नुकसान हो गया बॉडी में। थोड़ा ख्याल रखिए अपना, ठीक है।